जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आप अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, सुपर टेट आने वाला है। क्या आने वाला है? सुपर टेट। सुपर टेट जो सी टेट या यूपी टेट के बेस पे आएगा। किसके बेस पे आएगा? सी टेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या यूपी टेट के बेस पे आने वाला है। और कितनी पोस्ट है? 85,000 के आसपास पोस्ट है। अगर जो तैयारी नहीं कर रहा अपने साथ में, क्योंकि मान लो सी टेट नहीं हुआ, यूपी टेट आएगा, उसको क्वालिफाई कर लो। अगर जिसने यूपी टेट या सी टेट मतलब अभी से नहीं पढ़ना शुरू करा, वो उसका भविष्य अंधकार में है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ से भी पढ़ना चाह रहे हो वहाँ से पढ़ना शुरू करो, लेकिन पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि आप एक बहुत बड़ी भारी वैकेंसी से वंचित रह जाओगे। और ये वैकेंसी कब आ रही है आप भी सोच के देखो, 5.5 साल बाद। 5.5 साल बाद सोच के देखो कि 5.5 साल बाद बहुत जने के ओवर एज हो जाते हैं। तो आप ऐसे लकी हो कि जो आपके सामने ये मौका आ रहा है, और मैं यही चाहूँगा कि आप इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। एक क्षण मात्र वेस्ट मत करो अपने लिए, है ना। और अब अगर आप ऐसे तैयारी नहीं करेंगे तो फिलहाल आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत दूर दूर तक हैं। और 5 साल बाद हो सकता है आप भी सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ जाओ। और जब सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ जाओगे तो पता नहीं क्या उस टाइम में रूल है। बीएड वाले हट गए हैं 5 साल के दौरान में। क्या है? बीएड वाले प्राइमरी से हट गए हैं। आपको पता है कि नहीं है? बीएड वाले प्राइमरी टीचर के कैटेगरी से हट चुके हैं। तो आपके टाइम में क्या रूल बदलेगा हमें कुछ नहीं पता। इस वजह से पढ़ने का ना मन करे तब भी पढ़ो, पढ़ने का मन करे तब भी पढ़ो। ठीक है, आगे आते हैं। सीटेट की तैयारी चल रही थी और सीटेट में मैं क्लास कक्षा 5 की ईवीएस आसपास पढ़ा रहा था, है ना। ऑलरेडी इससे लेक्चर हो चुके हैं बहुत सारे, और इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो और इसके नाम पे, ठीक है। और इनसे जो मैं करवा रहा हूँ, ये जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ या नोट्स करवा रहा हूँ आपको, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके निकट भविष्य के एग्ज़ाम में, है ना। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में, मतलब पॉइंट्स क्या है? चखने से पचने तक। मतलब यहाँ पे चखने से पचने का मतलब क्या है? ये बच्चों की थीम के लिए है। और ये किस थीम से रिलेटेड है? किस थीम से रिलेटेड है यहाँ पे आप बता सकते हैं। ये थीम है फूड। क्या है? फूड। फूड से रिलेटेड है, भोजन। किससे है? भोजन से रिलेटेड है। भोजन से रिलेटेड है। भोजन से मतलब खाना कैसे पचता है, शरीर में कैसे जाता है, क्या क्या अभिक्रिया करता है, कैसे पचेगा, ये सारी चीज़ें इस पे बेस्ड है। आप ऑलमोस्ट ये यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत डीप में नहीं पढ़ना, ओवर मोटा मोटा पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है? डॉक्टर बोमोड ने 9 साल तक एक जख्मी सैनिक मार्टिन के ऊपर उसने क्या करा था? रिसर्च करा था। उसके पेट के साथ में प्रयोग किया था और कुछ निष्कर्ष निकाले थे। कब? मार्टिन डॉक्टर क्या कौन से थे? डॉक्टर बोमोट कब रिसर्च करा था? 1822 में। और किसके ऊपर? सैनिक था मार्टिन। मार्टिन के ऊपर, मार्टिन के पेट के ऊपर, मार्टिन के पेट में, पेट के ऊपर उन्होंने रिसर्च करा था। और वहाँ से पाया, कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं, कंक्लूजन्स निकाले हैं। उस कंक्लूजन से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे कि खाने का क्या होता है खाना खाने के बाद, है ना। खाना खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हुए उसमें क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं, क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, वो वहाँ से देखेंगे। आगे आते हैं भाई। देखो इसमें सबसे पहले क्या है? खाना। यहाँ पे उन्होंने एक निष्कर्ष दिया, सबसे पहला पॉइंट दिया उन्होंने। पहला पॉइंट क्या दिया है डॉक्टर साहब ने दिया है कि खाना बाहर की अपेक्षा पेट में जल्दी पचता है। क्या करता है? जल्दी पचता है पेट में। बाहर की अपेक्षा, बाहर कहा जाता है कि अगर एक रोटी को पचने में बाहर अगर 200 साल लगते हैं तो वो 2 घंटे में आपके पेट में पच जाता है। क्योंकि हमारे जो पेट के अंदर है एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं और HCl माहौल होता है।
तो वो सारी चीज़ें क्या कर देती हैं, बहुत ईजिली जल्दी से डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देती हैं। तो इस वजह से हमारा खाना बहुत जल्दी पच जाता है बाहर के मुकाबले। जब भी मार्टिन परेशान, दूसरा कंक्लूजन क्या था, जब भी मार्टिन परेशान होता था, मार्टिन मतलब जख्मी सैनिक, मार्टिन परेशान होता था, उसका खाना ठीक से नहीं पचता था। देख लो, तभी कहते हैं कि भाई खाना जब परेशानी हो तो मत खाओ। जब परेशानी हो, एंजाइटी हो, परेशान हो, टेंशन हो, तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए उस टाइम में, क्योंकि खाना खाओगे तो वो सही से पचेगा नहीं, 10 बीमारी और दे के जाएगा। तो जब भी आदमी एंजाइटी में हो, परेशान हो, टेंशन में हो, खाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लिक्विड पीना चाहिए। तो मार्टिन खाना खाता था तो पचता नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड वाला पॉइंट क्या देता है, अलग अलग भोजन को पचाने में अलग अलग समय लगता है। जैसे सही बात इन्होंने कहा कि अगर आप शाकाहारी खाना खाते हो तो वो जल्दी पच जाएगा, आप चिकन वगैरह खाते हो तो पचने में टाइम लगेगा। तो इसमें कुछ तालिका बनाई गई थी, वो तालिका मैं आपको अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमारा पेट जो है खाने को पचाने के लिए उसमें खूब घूमता और हिलता है। हमारे खाने को क्या है, पेट घुमाता है, खूब ज़्यादा खूब घुमाता है और हिलाता है। तो सबसे पहले घुमाने और हिलाने का कौन कौन काम करते हैं, घुमाने के लिए भाई साहब सबसे ज़्यादा है लीवर। लीवर से भी पहले आपके हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज तो कुछ नहीं है इसका, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। मैं आपको एक और एक्स्ट्रा जानकारी बता देता हूँ कि हमारा कंप्लीट डाइजेशन कौन सी में हो जाता है, कंप्लीट खाना डाइजेस्ट हो जाता है कहाँ पे, कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में खाना कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। और बड़ी आंत में यहाँ पे कौन डाइजेस्ट होता है, पानी होता है, पानी या लिक्विड जो भी है। लिक्विड में आपने इंडिया में बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि बड़ी आंत का कैंसर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बड़ी आंत में पानी क्या हो जाता है, डाइजेस्ट होता है। और पानी डाइजेस्ट होता है, पानी में आप अच्छी चीज़ मिला के पियोगे तब डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन बड़ी आंत का कैंसर क्यों, जो दारू पीते हैं वो पानी में मिलाते हैं, और पानी कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, कहाँ डाइजेस्ट होता है, और ये होता है बड़ी आंत में। इस वजह से बड़ी आंत के कैंसर आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ये टॉपिक से एक्स्ट्रा बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको रियल लाइफ में भी ज़रूरत होगी इसकी, हो सकता है इससे क्वेश्चन भी मिले, क्वेश्चन मिलने के चांस ज़्यादा है। इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ ना, तो मैं किताबी बातें बता के साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब फिर आगे देखते हैं, अब इसमें क्या कह रहा है, यदि नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी को जुखाम, कोल्ड हो, किसी को कोल्ड हो जाता है, जुखाम हो, तो उसे खाना बेस्वाद लगता है, ठीक है ना, टेस्टलेस हो जाता है खाना। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खाता है या खाना नहीं पचता है तो उसे एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी। तो एसिडिटी जब होती है, एसिडिटी होती है जब पेट में, तो हमें क्या करना होता है, एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमें सबसे ज़्यादा फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लेना पड़ता है, बेस। और जो बेसिक नेचर वाली चीज़ें होती हैं वो इनो वगैरह और इलेक्ट्रॉल वगैरह इसको लेना पड़ जाता है। बात समझ में आ गई। तो एसिडिक नेचर को कंप्लीट हटाने के लिए पेट में से उसको क्या करना पड़ता है, इनो या बेस लेना पड़ता है, बेस वाली चीज़ें लेनी पड़ती है आपको। तो ये बात आपको अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे आ जाते हैं। अब फिर उसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है यहाँ पे, काला हांडी। काला हांडी कौन सा है, काला हांडी जिला जो है उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा के जिले में से नहीं है या कौन सा है, तो काला हांडी उसमें ऑप्शन में आएगा, तो काला हांडी दे देंगे। आपको बात समझ में आ रही है मेरी बात, बहुत अच्छे से मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही है
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, आगे आते हैं भाई। कालाहांडी में सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है, किसके लिए मशहूर है? चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचते हैं। क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले चावल कहाँ पे पैदा होंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, चावल के लिए, राइस के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? राइस के लिए सबसे ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र की ज़रूरत होती है। पानी वाले, जहाँ पे वाटर की उपलब्धता हो, पानी की उपलब्धता हो। और वो कहाँ पे होगी? समंदर के किनारे होगी या नदियों के किनारे, नदी या समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे। तो उड़ीसा क्या कहाँ पे है? समुद्र के किनारे है, समुद्र के ही किनारे है उड़ीसा भी। इस वजह से ये चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाए जाएंगे? उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है? समुद्र के किनारे है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट नाम में। यहाँ तक बात आपको बहुत अच्छे से बखूबी समझ में आ रही होगी। मैं एक्स्ट्रा बातें बताते हुए चल रहा हूँ और इसको शॉर्ट डायरी में आप नोट कीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। या आप इसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं भाई, इस वाले पॉइंट पे अब हैं, ये टॉपिक ही गलत है। खाएं आम 12 महीने। अब यहाँ पे क्या है? खाएं आम 12 महीने। अच्छा एक बात बताओ, आम तो 12 महीने तो होते ही नहीं है ना। 12 महीने तो होते ही नहीं है, वो तो साल के कुछ महीनों के लिए होते हैं, साल में कुछ महीनों के लिए होते हैं। तो कैसे खाया जाएगा 12 महीने? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आम के स्वरूप को बदला जाएगा। आम के स्वरूप को बदला जाएगा तो कैसे? आम को कैसे? एक तो आम पापड़ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो पूरे साल खाने के लिए, फिर उसके बाद आप अचार के रूप में उसको खा सकते हो। ठीक है, आम पन्ना के रूप में खा सकते हो, आम जूस के रूप में प्रिजर्व रख सकते हो, आम की टॉफ़ियों के रूप में रख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको प्रिजर्व करके आप सालों साल चला सकते हो। इस वजह से 12 महीने की बात कही गई। 12 महीने मतलब पूरे सालों साल खाया जाए। ठीक है, यहाँ पे आयत्रीपुरम, आयत्रीपुरम एक जगह है, कहाँ पे? एक गांव है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे आम सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं। पूरे साल आम खाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें बना के, जैसे अचार, फिर उसके बाद आम पापड़, चटनी और चीकी। चीकी एक चीज़ होगी, टॉफ़ी लगा लो आप, चीकी वैसे होगी। ठीक है, इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाएगा ताकि आप सालों साल इसका प्रयोग और इसका लुत्फ़ उठा सको। आम का अचार अगले मौसम के आम आने तक साल भर चलता है। सबसे पहले ये देखो, साल भर जब चलता है, अगले मौसम तक चलेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका पूरा 12 महीने प्रयोग हो रहा है। आगे आते हैं भाई, आगे मामिंडी टंडरा। मामिंडी टंडरा किसको कहते हैं? आम पापड़। आम पापड़ को कहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में अमावट कहते हैं। अमावट क्या कहते हैं? अमावट। आम पापड़ को, आम पापड़ को। अब आम पापड़ क्यों कहा जाता है? आम तो है लेकिन पापड़ क्यों? क्योंकि ये जो इसको बनाने का प्रोसेस है ना, पापड़ जैसा है। इसको बनाने के प्रोसेस क्या है? पापड़ की तरह सुखाते हैं इसको। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? आम पापड़ हो गया, है ना सर जी। पापड़ की तरह इसको सुखाया जाता है, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? आम पापड़। लेकिन हमारे पूर्वांचल में अमावट कहते हैं इसको। ठीक है ना। और हम अपनी नानी या दादी के हाथों से खाए हुए हैं, हम सब तो उस टाइम के हैं। आपने खाया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके यहाँ क्या कहते हैं आम पापड़ को, है ना। आगे आते हैं। आम पापड़ बनाने के लिए बहुत सारे आमों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल आमों की ज़रूरत होगी। ठीक है, मीमांडी टंडरा बनाने के लिए 4 हफ्तों की मेहनत लगती है, 4 हफ्ते लगते हैं। और फिर उसके बाद आम के गुद्दे को परत के ऊपर परत रखी जाती है, जब तक कितना 4 सेंटीमीटर का ना हो जाए, 4 सेंटीमीटर की मोटी ना हो जाए और एक सुनहरी बिछौने की तरह नहीं लगती है, तब तक इसको क्या करेंगे? उसके ऊपर, परत के ऊपर आम के गुद्दे को फैलाते चले जाएंगे। एक शीट लेंगे और उसके ऊपर आम के गुद्दे को, मतलब पल्प को क्या कर देंगे? फैला देंगे। इतना फैलाएंगे उसको, जब तक इतना मोटा 4 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस ना हो जाए, तब तक इसको फैलाते रहेंगे और उसको धूप में सुखा देंगे। जब धूप में सूख जाएगा तो फिर उसके बाद उसका रंग अलग हो जाएगा, उसका हल्का सा कत्थे कलर का हो जाएगा।
ठीक है ना। हल्का डार्क ब्लैक भी हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं, लाल की तरह होते हैं, कुछ पीले की तरह होते हैं। लेकिन वो आम की कैटेगरी पे और कितनी धूप लगी है, किस हिसाब से धूप लगी है, उस हिसाब से किया जाता है। कहीं कहीं पे क्या कर दिया जाता है, उसको उबाल के बनाया जाता है। जैसे बहुत सारी फैक्ट्रियों में क्या किया, ये तो घर के लिए है, फैक्ट्रियों में कैसे आम पापड़ बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में उबाल दिया जाता है, आम के रस को उबाला जाता है जब तक बर्फी की तरह, जैसे बर्फी बनाते ना, बर्फी बनाते हैं, दूध को उबाला जाता है, खोया बनाया जाता है और एक सीट की तरह रख दिया जाता है, वैसे ही आम पापड़ भी बनाया जाता है। लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं चलता, लेकिन जो धूप में बना रहता है वो बहुत अच्छा होता है और टेस्ट में भी अच्छा होता है, ठीक है ना। उसमें इतना ज़्यादा केमिकल नहीं मिलाया रहता है, क्योंकि वो घर की चीज़ें बनी हुई है, धूप में बनाया गया है, दादी अम्मा ने बनाई है ना। लेकिन जो फैक्ट्री में और प्रॉफिट पर्पज से बनाया गया वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके घर में अगर आम पापड़ बनते हो तो आप भी बताइए भाई, है ना। 2 लाइन जरूर लिखो कमेंट बॉक्स में। आके यहाँ पे क्या है, पुणे से कोलकाता, पुणे से कोलकाता तक रेल से जाने के लिए कितने दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। सबसे पहले ये किस थीम से है, यात्रा नाम की थीम से है, यात्रा, ट्रेवल, ठीक है। बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पुणे कहाँ पे है, पुणे यहाँ पे है, और कोलकाता यहाँ के आसपास है। कोलकाता, पूना कहाँ पे है, पुणे यहाँ पे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुणे से कोलकाता जाने के लिए कौन सी दिशा में जाते हैं पुणे से, तो कौन सी दिशा में जाएंगे भाई, यहाँ ऊपर उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और ये पश्चिम है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब किस में है, उत्तर पूरब दिशा में है। कोलकाता कहाँ पे है, उत्तर पूरब दिशा में है। और कोलकाता से पुणे कौन सी दिशा में है, कोलकाता से पुणे कौन सी दिशा में, पुणे दिशा में है दक्षिण से, दक्षिण पश्चिम में, कौन से में है, दक्षिण पश्चिम में। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई ना, तो यहाँ पे यात्रा नाम की थीम डिस्कस करना था ही नहीं, क्योंकि फूड से रिलेटेड सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन मैंने बता दी यात्रा नाम की थीम से, 1-2 पॉइंट बीच बीच में आएंगे तो यात्रा नाम की थीम से मैं आवश्यक जानकारी आपको ज़रूर प्रदान करूँगा। आगे आते हैं, कांच के घड़े और शीशी में, ये क्या लिखा है मैम ने, अचार, कांच के घड़े और शीशी में अचार भरने से पहले उन्हें अच्छी तरीके से धूप में सुखाया जाना चाहिए, ताकि उसको वो क्या हो, कीड़ा मुक्त हो जाए, कीड़े मर जाएं उसके। धूप में सुखा देंगे तो उसके क्या हो जाएंगे, कीड़े मर जाएंगे, तो अचार खराब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कुछ इन्वेंशंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इन्वेंशन से पहले हम पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ये भी किससे है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार तथा मित्र थीम से है ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बीज मतलब सीड्स, बीजों के बारे में बताया गया है। अब शिकारी पौधे कैसे होते हैं, शिकारी पौधे के बारे में बताया गया है। शिकारी पौधे क्या है, शिकारी पौधे कुछ नहीं है, शिकारी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो चूहे, किसको खाते हैं, चूहे को खाते हैं, मेंढक को खाते हैं, मेंढकों को, कीड़े मकोड़ों को और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, पीचर प्लांट कहते हैं, निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है ये। और कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, पीचर प्लांट। अब पीचर प्लांट के बारे में लिखते हैं भाई, शिकारी पौधे, पीचर प्लांट, ये जो है पीचर प्लांट के बारे में है। यहाँ पे सबसे पहले इसका दूसरा नाम क्या है, निपेंथिस पौधा कहा जाता है। ये भारत के मेघालय, इंडोनेशिया, फिर उसके बाद और आपको कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ तक बात आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल रही होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसा क्यों करते हैं भाई, उनको मज़ा थोड़ी ना आ रहा है। ये ऐसा इसलिए करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ,
ये नाइट्रोजन इनको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, नाइट्रोजन ये एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से डायरेक्ट नहीं ले सकते, पूर्ति के लिए लेते हैं, नाइट्रोजन पूर्ति के लिए लेते हैं, इनको खा जाते हैं नाइट्रोजन पूर्ति के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, नाइट्रोजन पूर्ति की वजह से ये वैसे क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं। लेकिन इसके लिए ऑटोट्रोपिक मतलब प्लांट्स वैसे ऑटोट्रोफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी। बट ये वाला जो पौधा है, ये वाला पौधा है, लेकिन ये वाला जो पौधा है, ये कौन सा पौधा होता है, पार्सली हेटेरोट्रोपिक, पार्सली हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोपिक मतलब आंशिक स्वपोषी है, ये परपोषी है, आंशिक परपोषी है, कुछ चीज़ों में स्वपोषी है और कुछ चीज़ों में परपोषी, इसलिए इसको पार्सली हेटेरोट्रोपिक कहते हैं इस प्लांट को। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल तक के मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सेकंड पेपर में साइंस भी लिया है तो वहाँ से क्वेश्चन दागा जाएगा और आप सीधा शूट कर दोगे उसको। ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। पार्सली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये परपोषी है, थोड़ा सा कैसा परपोषी है कि किसी जानवर पे डिपेंड है, मेंढक पे डिपेंड है, चूहे पे डिपेंड है, कीड़ों पे डिपेंड है, और ये इसके लिए उनको भाई साहब लालच भी देता है, सुगंध निकालता है अपने अंदर से, बहुत अच्छा सुगंध निकालता है, और सारे जीव इसके पीछे पीछे आ जाते हैं कि भाई क्या चीज़ है यहाँ पे, सुगंध कैसे आ रही है, और उस सुगंध को देखने के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, है ना। इस बात को बहुत अच्छे से देखिएगा कि जीवन में एक सबक मिलेगा आपको कि हर एक अच्छी चीज़ जो आपको लुभाती है वो अच्छी नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी दिखती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सुगंध के नाम पे इनका शिकार कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है, ठीक है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, एक सुगंध निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं, क्या चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, और पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, और इस प्रकार वहीं पे वो अपना क्या तोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं, और दम तोड़ देते हैं तो भैया क्या हो जाता है उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो जाती है, जान चली जाती है। अब भैया रिसर्च के तरफ थोड़े से आ जाते हैं, रिसर्च कैसे कैसे हो रहे हैं हमारे इंडिया में, कैसे कैसे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, तो इसके बारे में देखते हैं भाई। यहाँ वल्क्रो की कहानी है। यह घटना कब है, 1948 की है। एक दिन, वो वाली लाइट जलाना नीचे, थर्ड नहीं नीचे, ठीक है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे और उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं, उन दोनों पे क्या है, बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़े पर चिपक कर देखे, वे हैरान हो गए। उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और बीजों की बारीकियों को चेक करा, ठीक है, देखने लगे, उसकी बारीकियों को चेक करने लगे, ठीक है, उनकी बारीकियों को चेक करने लगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी बारीकियों से जैसे उन्होंने चेक करा, फिर उसके बाद बीजों में छोटे छोटे हुक दिखने लगे। कैसे होने लगे, बीजों में छोटे छोटे क्या दिखे उनको, हुक दिखे, क्या दिखे, हुक दिखे। इसकी मदद से बीज कपड़े के रेशों में अटक जाते हैं, इसमें अटक जाते, बीज के कपड़ों में अटक जाते हैं। फिर उसके बाद यह देख के मेस्ट्रल को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का। किसका आइडिया आया, वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो क्या होता है, आप ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा, सैंडल देखा होगा, चर चर चिपकता है, ऐसे चिपक के खुल जाता है उसके पैर पे। दूसरी चीज़ है, आपने देखा होगा कि हाथ पे जो पट्टी लगी होती है वो वेलक्रो से चिपकाई जाती है ना, चर चर निकलता है, तो वो वेलक्रो होता है। वेलक्रो को आप बहुत जगह यूज़ करते होंगे, सीट बेल्ट वगैरह में भी यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ करते हैं। तो आगे अभी उसके यूज़ के बारे में बताएंगे। उन्होंने ऐसा छोटे हुक से पदार्थ बनाया और चिपकने लगे, उसी से छोटी चीज़ों से उन्होंने प्रेरणा ली और छोटे छोटे हुक बनाने लगे। वेलक्रो देखो ऐसा है, वेलक्रो से बहुत सी चीज़ें एक साथ चिपकाई जा सकती हैं, जैसे कपड़े हो गए,
जूते हो गए, एक मिनट, कपड़े हो गए, कपड़े हो गए, जूते हो गए, बेल्ट हो गए, बैग हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। और कितने, यह कितना अच्छा तरीका है प्रकृति से क्या लेने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए। जो प्रकृति चीज़ें देती हैं वो बहुत इजी और ड्यूरेबल होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो प्रकृति हमें चीज़ देती है ना वो बहुत ड्यूरेबल होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आ जाते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो ये फूड नाम की थीम से आएगा, फूड, भोजन, भोजन नाम की थीम से आएगा कि भाई साहब भारत में मिर्ची दक्षिण अफ्रीका से के व्यापारी लेके आए थे। टमाटर, आलू, हरी मिर्च दक्षिण अमेरिका से आया था। अफ्रीका, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने अफ्रीका बोल दिया, आई एम सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है भारत में मिर्ची, जो मिर्ची है हम खाते हैं वो दक्षिण अमेरिका से आया था। कहाँ से आया था? दक्षिण अमेरिका से। टमाटर, आलू, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, हरी मिर्च कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से आया है। गोभी, टमाटर यूरोप से आया है। गोभी, मटर कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई हुई है? अफ्रीका से आई है। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई हुई है? अफ्रीका से आई है। टमाटर हो गया है, आलू हो गया है, हरी मिर्च हो गया, वो कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से आया है। कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से आया है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सोयाबीन। सोयाबीन चाइना से आया हुआ है। कहाँ से? चीन से आया हुआ है। सोयाबीन की फलियाँ पक कर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। ये बात हमने बहुत जगह देखा हो, बहुत सारी चीज़ें चटक के बिखर जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती है? चटक के बिखर जाती हैं। तो सोयाबीन वहीं से आया हुआ है। सोयाबीन की फली कहाँ से आई है? चाइना से। शॉर्टकट चीज़ें कहाँ से आती हैं? चाइना से आती हैं। तो यहाँ पे हमारे वीडियो का समापन हुआ। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने अपना प्यार दिखाया। और अगर आपके लिए ये यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।